कैसे हैं आप? और सभी बच्चे अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज फिर हम आपके सामने पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के कार्यक्रम में हिंदी भाषा में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सर्वनाम और उसके भेद भाग 1। बच्चों, इसमें आज हम जो है वो देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। वैसे तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन आज जो है हम आपको केवल 3 भेद के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, आप जैसा कि सभी जानते हैं कि इससे पहले की वीडियो में हमने आपको समझाया था कि संज्ञा शब्द किसे कहते हैं। यानी संज्ञा शब्द ऐसे विकारी शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी नाम, वस्तु या जगह का मालूम होता है। आज जो है हमारा टॉपिक है सर्वनाम। अब बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी कि किसी नाम की जगह प्रयुक्त होने वाले वे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो शब्द संज्ञा यानी कि नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, तो उनके बदले प्रयुक्त होते हैं या उनके बदले हम प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम जैसे कि मैं, तुम, वह, स्वयं, है ना, तो ये क्या है? ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। अब जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला कि यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें जो यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें एक सर्वनाम का भेद आ गया। जैसे मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ, है ना, तो इसमें भी एक सर्वनाम का भेद आ गया। तो हम आपको भेद के बारे में अभी बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने लिखूंगी नहीं, बस वैसे ही वर्बली आपको समझाऊंगी कि महात्मा गांधी जो थे वो एक बहुत बड़े नेता थे। महात्मा गांधी ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। महात्मा गांधी की दिनचर्या बहुत अच्छी थी। महात्मा गांधी ने कई आंदोलन चलाए। तो मैंने यहाँ पर किसका नाम लिया? हर जगह हर लाइन में मैंने क्या किया? महात्मा गांधी का नाम लिया। अब मैं अगर इसको ऐसे न कह के केवल एक बार महात्मा गांधी का नाम लूँगी और उसकी जगह सर्वनाम शब्द प्रयोग करूँगी, तो मेरी भाषा जो है वो और भी अच्छी हो जाएगी। लिखने में भी मुझे अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी मुझे अच्छा लगेगा। यदि बच्चों, अगर हम बार बार किसी का नाम लेते हैं तो एक अटपटा सा लगता है हमें कि बार बार नाम लिया जा रहा है, यानी कि संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार करना अच्छा नहीं लगता है। इससे हमारी भाषा जो है उसमें एक भद्दापन सा आ जाता है। तो वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना होता है? क्या प्रयोग करते हैं? हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कहती हूँ कि राम स्कूल जाता है। राम रोज़ाना स्कूल जाता है। राम अच्छी पढ़ाई करता है। राम बरसात में नहीं खेलता है। राम अपने माता पिता को बहुत सम्मान देता है ना। तो मैंने ये शब्द बोले, तो मैंने हर लाइन में जो है बच्चों राम का नाम लिया कि राम विद्यालय जाता है, राम रोज़ विद्यालय जाता है, राम अच्छे से पढ़ाई करता है और राम अपने माता पिता का क्या करता है? सम्मान करता है। तो हर सेंटेंस में मैंने क्या लिया? पहले राम का नाम लिया। तो ये हमें कैसा लगेगा कि एक नाम जो है वो बार बार आ रहा है, तो ये हमारी भाषा को जो है वो थोड़ा गलत कर देता है, थोड़ा प्रभाव भी गलत पड़ता है इससे कि बार बार किसी का नाम आना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं इन्हीं सेंटेंस को ऐसे कहूँगी कि राम विद्यालय जाता है, वह रोज़ ही विद्यालय जाता है, राम बहुत अच्छा पढ़ता है और वह अपने माता पिता का सम्मान करता है, तो क्या हुआ कि इसकी जगह राम के नाम की जगह मैंने किसका प्रयोग किया? शब्द का, वह का प्रयोग किया। तो यहाँ पर जो मेरे वाक्य जो हैं वो मुझे बिल्कुल सही लग रहे हैं और आपको भी सुनने में सही लग रहे होंगे। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के बदले बोले जाएं या किसी नाम के बदले बोले जाएं, तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के जो है 3 भेद होते हैं। पहला भेद जो है
पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम में बच्चों क्या होता है कि 3 लोगों को बताया जाता है। इसमें पहला जो होता है वक्ता होता है, यानी कि जो बात कर रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं वक्ता हो गई। अब जो है दूसरा पहला क्या हो गया, प्रथम पुरुष हो गया, जिसे हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। अब मध्यम पुरुष क्या हो गया कि सुनने वाला, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हैं। लेकिन मैं अगर किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करूंगी तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो जाएगा। मैं जो है क्या है उसके बारे में बात करूंगी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और जो है अन्य पुरुष। तो इसे क्या कहेंगे हम, अन्य पुरुष के बारे में कहेंगे। यानी कि पहला जो है बात करने वाला जो है वो अपनी बात किसी से कह रहा है और किसी तीसरे का जिक्र आया है, तो इसमें जो है वो क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसकी पहचान क्या होती है, जैसे मैं, वह, ये, तुम, तो ये शब्द जो होते हैं ये शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान होते हैं। अब इसका दूसरा भेद जो होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। निज यानी कि एक शब्द से ही इसका जो दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे ये निज है ना, अपना काम स्वयं करना, यानी कि अपने लिए बोलना, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपके लिए एक सेंटेंस बोल रही हूँ कि मैं अपना खाना स्वयं बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर क्या शब्द आए, एक तो मैं आया और एक स्वयं आया, है ना। एक तो मैं शब्द आया और एक स्वयं शब्द आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपना काम स्वयं करूंगी, यानी कि किसी दूसरे का सहारा नहीं लूंगी। और मैं जो है सारा मेरे ये जो निजवाचक है, तो निजवाचक अपने तक ही सीमित रहता है, ये दूसरे अन्य जो है पुरुष में नहीं जाता है। यानी कि अन्य किसी की बात नहीं होती है, केवल हमें अपनी अपनी बात करनी होती है। इसमें जो है वो अपनेपन का बोध, शब्द जो है वो अपनेपन का बोध कराते हैं। अब इसका तीसरा जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगर निश्चयवाचक सर्वनाम को अगर हम देखते हैं बच्चों, तो यानी कि किसी चीज़ के बारे में हमें पक्का यकीन है कि ये हमारी है ना, और हमें पक्का यकीन है कि वो इंसान जो है हमारे गेट पर आया है, या हमें पूरा यकीन है। पूरा यकीन क्या कि मतलब ये समझ लीजिए कि ये है ही हमारी चीज़। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि यह पुस्तक मेरी है, तो मैं अनिश्चितता का भाव नहीं कर रही हूँ मैं इसमें कि यह पुस्तक मेरी है, बल्कि क्या है कि ये तो है ही मेरी, है ना। तो ये एक निश्चित है, बात जो है वो निश्चित है, निश्चितता की तरफ ध्यान दिला रही है हमारा कि ये जो है ये पुस्तक वाकई में ही रियल में ही मेरी है, किसी दूसरे बच्चे की नहीं है। या ये पेन मेरा है ना, ये कपड़े मेरे हैं, यह मेरा मित्र है। तो ये जो है कि मैं किसी अगर मित्र के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे मालूम है कि वो मेरा सच्चा मित्र है। तो इससे अच्छे आपको जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अच्छे से मालूम हो गया होगा और आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए अब पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। और ये परिभाषा जो है बच्चों, आप जो है वीडियो रोककर भी इसको अपनी अगर कॉपी पर उतारेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा।
जैसे राम स्कूल जाता है। दूसरा इसका मैं वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं हम। तीसरा इसका सेंटेंस है सीमा खाना बना रही है। अगर इसी सेंटेंस को हम देखते हैं, इसी वाले को, पहले वाले को हमने देखा, और अगर दूसरे वाले का अगर हम देखते हैं कि वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। अब देखिए तीसरा इसका सेंटेंस है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब इस सेंटेंस को अगर मैं इस तरीके से कहूँगी कि वे बहुत खुश हैं, वे बहुत खुश हैं। देखिए अब सर्वनाम की परिभाषा को हम देख लेते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि जो शब्द संज्ञा यानी कि नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे कौन से शब्द होते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। ठीक है। अब पहला मैंने जो सेंटेंस लिखा है वो लिखा है कि राम स्कूल जाता है। यहाँ मैंने क्या इसका नाम लिया है, राम का नाम लिया है। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस मैंने बोला है कि वे पढ़ाई में बहुत अच्छा है, यहाँ पर मैंने राम का नाम नहीं लिया है, बल्कि किसका प्रयोग हुआ है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। ये वह जो है ये सर्वनाम शब्द है ना। तो मैंने राम की जगह क्या कर दिया है, वह शब्द लिख दिया है कि वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। यदि मैं इसी सेंटेंस को ये करती कि राम पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो पहले में मैंने राम का नाम ले लिया, दूसरे में मैंने राम का नाम लिया, तो ऐसा जो है वो भाषा जो है हमें अटपटी सी लगती है। लेकिन मैंने यहाँ राम की जगह किसका नाम लिया है, किसका शब्द प्रयोग किया है, कि वह शब्द का प्रयोग किया है कि वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अब दूसरा देखिए कि सीमा खाना बना रही है। अब मैंने यहाँ सीमा का नाम ले दिया है कि सीमा खाना बना रही है। अब मैंने यहाँ सीमा का नाम नहीं लिया है कि सीमा बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है ना। मैंने ऐसे न बोलकर क्या किया है कि वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सर्वनाम शब्द हो गया, जो किसके बदले बोला गया है, जो संज्ञा शब्द के बदले बोला गया है ना। सीमा क्या है, सीमा संज्ञा है, तो संज्ञा का प्रयोग ना करके मैंने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है कि वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो मेरा ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा सेंटेंस है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बच्चे जो है ये संज्ञा शब्द है, लेकिन इसके स्थान पर मैंने क्या किया है कि वे बहुत खुश है। तो यहाँ पर मैंने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है और यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग हुआ है। एक सेंटेंस में, एक वाक्य में संज्ञा शब्द का प्रयोग है, तो दूसरे वाक्य में किसका प्रयोग है, सर्वनाम का प्रयोग है। क्योंकि अगर ज़्यादातर संज्ञा शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा जो है वो गलत प्रभाव पड़ता है उस पर, और वो अटपटी सी महसूस होती है। तो ये था सर्वनाम की परिभाषा। चलिए अब इसके भेद की तरफ चलते हैं। पहला इसका भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए आज जो हम भेद के बारे में बात करेंगे तो इसके 3 भेद के बारे में हम आपको बताएंगे। पहला भेद है इसका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हमने अभी आपको बताया था कि एक तो बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और तीसरा वो व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। पहले इसकी हम परिभाषा को देख लेते हैं। जो बोलने वाला, बोलने वाले, सुनने वाले
या जिसके बारे में बात की जा रही हो, बात की जा रही हो, उसका बोध कराए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम कि इसमें कौन कौन सी आते हैं शब्द। मैं आता है, तुम आता है, हम आता है, आप, वे और वह शब्द जो है ये इसकी पहचान है। या अब हम सेंटेंस को लेते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अब मैंने आपको इसके 3 भाग बताए थे कि पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो अगर हम पहले पुरुष की बात करते हैं कि पहला क्या होता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं बच्चों? कि ये बोलने वाले के लिए होता है। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाले के लिए, वाले के लिए। इसमें जो है, इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? जैसे मैं है और हम है। ठीक है। अब दूसरा जो होता है वो मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष। तो ये जो है ये सुनने वाले के लिए आता है। किसके लिए आता है? सुनने वाले के लिए। ठीक है। और इसके जो शब्द होते हैं जैसे तुम है या आप। अब तीसरा जो होता है इसका वो होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष जो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, है ना? जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, करते हैं। जैसे कौन कौन से होगा? जैसे वह, वे, ये, यह या ये। ठीक है। अब इसके सेंटेंस हम देख लेते हैं। पहला इसका सेंटेंस है अमित्र है, वह मेरा मित्र है। दूसरा इसका सेंटेंस है वे बाजार गए हैं, वे बाजार गए हैं। तीसरा है यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। मैं खाना खा रहा हूँ। चौथा है कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो इसमें आपने देखा बच्चों कि पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला इसका सर्वनाम का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही हो उसका बोध कराएं। ऐसे शब्द जो बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या जिसके बारे में बात कराई जा रही है उसका बोध कराएं तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम में रखा जाता है। जैसे इसके जो पहचान होती है, जैसे मैं है, तुम है, हम है, आप है, वे है और वे है, तो ये इसकी पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने ये सेंटेंस लिख रही हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। वह खेल रहा है, तो ये क्या हो गया? ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब ये है कि वह मेरा मित्र है,
तो ये वह शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अलामत है। वे यानी कि वे शब्द जो है, वे बाजार गए, वे शब्द जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये है मेरी पुस्तक है, तो ये शब्द जो है तो ये किस में आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान है। अब इसमें 3 प्रकार के होते हैं ये। पहला होता है उत्तम पुरुष, जो बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है। इसकी पहचान क्या होती है? मैं और हम शब्दों से होती है। मैं और हम शब्द जिस वाक्य में आते हैं वहाँ क्या होता है? उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है इसका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? इसमें सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे तुम है, आप है, हम किसी से बात करते हैं तो कहते हैं कि अरे तुमने ये काम नहीं किया है ना, तुम मेरा काम ये कर देते। तो ये तुम मैंने किसके लिए करा? सुनने वाले के लिए करा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए कह रही हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने आप जो शब्द किया तो वो आपके लिए प्रयोग किया। अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका है तीसरा भेद कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कोई प्राणी है, कोई भी प्राणी हो सकता है, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सुनने वाला और बोलने वाला जो है, वक्ता जो है और सुनने वाले से उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया कि जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए कौन कौन से शब्द आएंगे? वह, वे, ये है और ये शब्द इसकी पहचान है। तो ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका दूसरा भेद जो है वो है निजवाचक। जो शब्द स्वयं या अपनेपन का बोध कराएं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी क्या पहचान है? जैसे कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे स्वयं, अपना, खुद, अपनी और अपने। तो ये हमें किसके बोध कराना है? ये अपनेपन का बोध करा रहे हैं। अब इसका अगर हम सेंटेंस देखते हैं तो पहला सेंटेंस है, मैं स्वयं अपना काम करता हूँ। दूसरा इसका सेंटेंस है, तुम अपना काम संभालो। तीसरा है, राधा खुद बाजार गई है। और चौथा इसका सेंटेंस है, बच्चों ने अपना गृह कार्य पूरा किया। है ना? बच्चों ने क्या पूरा किया? अपना गृह कार्य जो है वो पूरा किया। तो गृह कार्य है ना। अब निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है बच्चों कि जो शब्द स्वयं या अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं है, इसकी पहचान क्या है? स्वयं, अपना, खुद, अपनी और अपने। यदि वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम की तरफ हमें संकेत करते हैं। एक सेंटेंस है कि मैं स्वयं अपना काम करता हूँ। मैं आया है और स्वयं आया है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है कि यहाँ तुम आया है और तुम अपना काम, है ना,
तुम जो है यहाँ पर ये आया है कि अपना काम संभालो, यानी कि तुम अपना काम संभालो। तो ये अपना जो है ये निजवाचक सर्वनाम की पहचान है। राधा खुद बाजार गई, तो ये जो खुद है ये क्या है कि निजवाचक सर्वनाम है। बच्चों ने अपना गृह कार्य कर लिया है, तो ये जो अपना आया है यहाँ पर, तो बच्चों ने अपना गृह कार्य कर लिया है, तो ये क्या है, सारा ये जो शब्द आए हैं तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम का बोध हमें करा रहे हैं। तो ये भी आपकी परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। इसका तीसरा जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर हम परिभाषा देखते हैं तो चलिए, जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करें, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसकी पहचान क्या होती है, यह, वह, यही और वही, ये शब्द जो होते हैं इसकी पहचान होते हैं। चलिए इसके वाक्य देख लेते हैं कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। दूसरा है, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। तीसरा है, यही मेरा विद्यालय है, यही मेरा विद्यालय है। ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे मित्र हैं। वे हमारे शिक्षक हैं, वे हमारे शिक्षक हैं। देखिए, अब आप देखिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम में जो निश्चित चीज होती है, जो निश्चित व्यक्ति की तरफ या वस्तु की तरफ कि ये मेरी है, मैं 100% ये कह सकता हूँ कि ये मेरी है, उसकी तरफ इशारा किया जाता है, उसकी तरफ संकेत होता है, तो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं। जैसे इसकी पहचान क्या होती है, यह होता है, वह होती है, यही और वही शब्द जो है वो इसकी पहचान होती है। जैसे मैं आपके सामने ये सेंटेंस बोल रही हूँ कि यह मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक है, ये किसी और की पुस्तक नहीं है, बल्कि क्या है कि ये मेरी पुस्तक है। वो मुझे यकीन है, यकीन क्या है, वो है ही मेरी, है ना। वह मेरा घर है, तो वो मैं दिखा रही हूँ कि वो मेरा घर है ना। तो मैं जहाँ पर रहता हूँ, यानी कि निश्चित रूप से रहता हूँ, तो वो मेरा घर है। यही मेरा विद्यालय है ना, जहाँ मैं पढ़ने जाता हूँ रोजाना, तो यही मेरा विद्यालय है। ये मेरे मित्र हैं, ये जो है ये मेरे मित्र हैं, है ना। ये वे हमारे शिक्षक हैं और वो जो है वो मेरे शिक्षक हैं। तो ये जो सब है, यह, वह, यही, ये या वे, तो ये शब्द जो है वो निश्चय यानी कि एक ठोस बात कर रहे हैं, एक ऐसी बात कर रहे हैं कि ये जो है, ये चीज़ जो है ये निश्चित रूप से मेरी है, किसी और का अधिकार इस पर नहीं है, बल्कि क्या है, ये हकीकत में ही मेरी है। तो वो ऐसे शब्द जो मुझे किसी हकीकत की तरफ ले जा रहे हैं, हकीकत की तरफ संकेत कर रहे हैं, किसी निश्चित व्यक्ति की ये ज़रूरी है, यही व्यक्ति है। मैं जैसे मैंने कहा कि ये राधा है, तो ये राधा ही है ना। मैंने किसी और को नहीं कहा है कि मैं किसी और लड़की को कह दूंगी कि ये राधा है, बल्कि मैंने राधा को ही राधा कहा है। तो निश्चित व्यक्ति को ही मैंने राधा, जो निश्चित एक लड़की है जो है हकीकत में है राधा, तो उसको ही मैंने राधा
बोला है। जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के तीनों भेद के बारे में हमने आपको बताया। तो अब चलिए इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं। चलिए बच्चों, हमने अभी आपको समझाया कि सर्वनाम के शब्दों को कहते हैं कि जो संज्ञा यानी नाम की जगह जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब इसके संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पहला इसका प्रश्न है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या विशेषण कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं या अव्यय? तो अव्यय नहीं कहलाते हैं, क्रिया नहीं कहलाते हैं और विशेषण भी नहीं कहलाते हैं। ए, बी और डी हमारा कट गया और सी हमारा जो है उत्तर बिल्कुल सही है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के बदले बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, मैं, हम, तुम, वह किस प्रकार के सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक? तो इसमें कोई संबंध नहीं दिखाया जा रहा है, कोई अनिश्चितता व्यक्त नहीं की जा रही है और कोई निश्चित चीज के बारे में इशारा नहीं किया जा रहा है। तो ए, सी और डी हमारा कट गया तो बी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि ये पुरुषवाचक है। जैसे वक्ता जो है किसी सुनने वाले से किसी के बारे में बात करता है तो वहाँ पर क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसका तीसरा प्रश्न है, यह मेरी पुस्तक है। इस वाक्य में यह शब्द जो है वो कौन सा सर्वनाम है? क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक? तो प्रश्न तो दिया नहीं है तो इसको हम काट देंगे। पुरुषवाचक भी नहीं है क्योंकि ये शब्द यहाँ पर नहीं आए हैं, मैं, हम, तुम नहीं आए हैं तो ये हमने काट दिया। कोई अनिश्चय जिस चीज़ का हमें कोई भास नहीं है तो उस चीज़ की तरफ कोई इशारा नहीं किया गया है तो ए भी हमने काट दिया। तो ए, डी और बी हमारा कट गया तो सी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि निश्चयवाचक, यानी कि यह जो है कि यह मेरी पुस्तक है, मुझे पूरा मालूम है कि ये जो है ये मेरी पुस्तक है, ये किसी दूसरे की नहीं है। अब इसका चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? यह शब्द, वह या कोई या मैं? तो मैं भी नहीं है, वह भी नहीं है और यह भी नहीं है, बल्कि क्या है? सी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि कोई शब्द जो है वो हमें अनिश्चितता की तरफ, अनिश्चितता का भास दिला रहा है कि कोई आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि कोई आया है ना, तो हमें मालूम नहीं है लेकिन हमने कह दिया है कि कोई आया है, कोई भी हो सकता है। अब इसका पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। दूसरा है, सर्वनाम क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तीसरा है, सर्वनाम विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होता है और चौथा है, सर्वनाम अव्यय के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो डी बिल्कुल गलत है, सी गलत है और बी गलत है, लेकिन ए जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो ये आपका MCQ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद। यह अनुच्छेद जो है बच्चों बरसात के मौसम पे आधारित है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में हमें ज़्यादा बीमारियां होती हैं, तो इससे बचने के हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए ये भी इसमें दिया गया है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। बरसात के मौसम में जगह जगह पानी जमा हो जाता है जिससे मच्छर व अन्य कीट तेजी से बढ़ते हैं। इस कारण डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा पानी से फैलने वाले रोगों का खतरा बढ़ जाता है। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं बरसात में? डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है और पानी से अनेक रोग जो है वो फैलने लगते हैं। गंदा पानी और अस्वच्छ भोजन भी संक्रमण फैलाने का कारण बनते हैं। इसलिए हमें साफ पानी पीना चाहिए, हाथों को साबुन से धोना चाहिए, घर और आसपास सफाई रखनी चाहिए तथा पानी को कहीं भी जमा नहीं होने देना चाहिए। सावधानी और व्यवस्था अपनाकर हम संक्रमण से बच सकते हैं। बरसात के मौसम में ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है, इसलिए बच्चों हमें ज़्यादा साफ सफाई पर ध्यान देना
चाहिए। अब इसके प्रश्न देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं कि बरसात के मौसम में संक्रमण फैलाने का मुख्य कारण क्या है? क्या ठंडी हवा है, पानी का जमाव और गंदगी है, तेज धूप है या तेज हवा है? तो तेज हवा नहीं है, तेज धूप भी नहीं है और ठंडी हवा भी नहीं है। तो ए, सी और डी हमारा कट गया। तो केवल हमारा क्या बचा? बी बचा कि पानी का जमाव और गंदगी से जो है वो बीमारियां होती हैं। दूसरा इसका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? क्या डेंगू फैलता है, मधुमेह फैलता है, दमा या गठिया? तो गठिया नहीं फैलता है, दमा भी नहीं फैलता है और मधुमेह भी नहीं फैलता है। तो बी, सी और डी हमारा गलत हो गया है और ए जो है वो उत्तर बिल्कुल सही है कि मच्छर से फैलने वाला रोग कौन सा है? डेंगू। तीसरा इसका प्रश्न है बच्चों कि संक्रमण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? गंदा पानी पीना चाहिए, हाथ न धोना चाहिए, साफ सफाई रखना या कचरा फैलाना? तो कचरा फैलाना गलत है, हाथ न धोना भी गलत है और गंदा पानी भी गलत है। ए, बी और डी हमारा गलत है, लेकिन सी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि संक्रमण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। अब इसका चौथा प्रश्न है कि बरसात में हमें कैसा पानी पीना चाहिए? गंदा पानी, रुका हुआ पानी, साफ और सुरक्षित पानी या तालाब का पानी? तो तालाब का पानी भी हम काट देंगे, बी भी हम काट देंगे और ए भी काट देंगे। गंदा पानी, रुका हुआ पानी और तालाब का पानी काट दिया तो हमारा केवल सी उत्तर बचा। तो जो बिल्कुल सही है, साफ और सुरक्षित पानी हमें पीना चाहिए। इसका प्रश्न 5 है कि अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य, अनुच्छेद का मुख्य संदेश क्या है? बरसात में खेलना चाहिए, बरसात में केवल घर में रहना चाहिए, स्वच्छता और सावधानी अपनाकर संक्रमण से बचा जा सकता है या बरसात में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? तो ये तो बिल्कुल गलत है कि बरसात में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ये हमने काट दिया डी और बी भी हमने काट दिया कि बरसात में केवल घर में रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं चलता है। और ए भी हमने काट दिया कि बरसात में खेलना चाहिए। तो इसका सी बचा, सी उत्तर इसका बिल्कुल सही है बच्चों कि स्वच्छता और सावधानी अपनाकर संक्रमण से बचा जा सकता है। तो ये था बच्चों अनुच्छेद। पहले हमने आपको सर्वनाम की परिभाषा के बारे में बताया, उसके भेद के 3 भेद के बारे में बताया और फिर हमने जो उससे बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो हमने आपसे पूछे। तो आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। आप बार बार वीडियो ज़रूर देखिए। देखिए, हम बार बार वीडियो देखने के लिए इसलिए कहते हैं कि यदि हम एक चीज़ को लगातार देखते रहते हैं तो हमारे दिमाग पर जो है वो चीज़ चढ़ जाती है और हमें जब कभी हमें महसूस होता है कि वो चीज़ हमने ये देखी थी और वो चीज़ जो है उसमें ये कहा गया था, सर्वनाम के बारे में ये कहा गया था या संज्ञा के बारे में ये क्या कहा गया था, तो हमें फौरन ही याद आ जाता है। आप सभी बच्चे ने अच्छे से समझा होगा इसको और सब अच्छे से इसको देखा और समझा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, फिर मिलेंगे।